काबुल की घाटी को सिक्योर करने के बाद अलेक्जेंडर ने तक्षशिला छोड़ा। वो फिर सब कॉन्टिनेंट के और अंदर की तरफ बढ़ा। उसका अगला टारगेट ब्यास नदी के अगली तरफ का नंदा एम्पायर था। लेकिन ऐसा करने के लिए अलेक्जेंडर को कई इंडियन राजाओं के इलाकों से गुजरना था और अपनी पिछली साइड को सिक्योर रखने के लिए उन्हें या तो हराना था या अपने अधीन लाना था। तक्षशिला से लेकर ब्यास नदी तक का ये हिस्सा अलेक्जेंडर की पूरी मिलिट्री करियर के सबसे मुश्किल फेजेस में से एक साबित हुआ। इसी दौरान उसका एम्पायर अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचा और इसी में उसने अपनी सबसे कठिन लेकिन सबसे ब्रिलियंट विक्ट्रीज में से एक हासिल की। साथ ही इसी कैंपेन ने उसकी मिलिट्री को उनके एक्सट्रीम ब्रेकिंग पॉइंट तक ला खड़ा किया था। उस वक्त नॉर्थ का बड़ा हिस्सा जहां अलेक्जेंडर आगे कैंपेन करना चाहता था, शक्तिशाली नंदा एम्पायर के कंट्रोल में था, जिसका शासन धनानंदा करता था। उसका एम्पायर ईस्ट में उड़ीसा से लेकर वेस्ट में ब्यास नदी तक फैला हुआ था और कहा जाता है कि वो लाखों सिपाहियों की सेना खड़ी कर सकता था। लेकिन इस एम्पायर का सामना करने से पहले अलेक्जेंडर को तक्षशिला और ब्यास नदी के बीच के छोटे किंगडम्स को हराना था ताकि पीछे से कोई खतरा ना हो। और ऐसा करने के लिए ही अलेक्जेंडर लोकल राजाओं, खासकर अभिसार और पोरस के पास दूत भेज चुका था, जिनसे ट्रिब्यूट और अलेक्जेंडर से उनकी सीमाओं पर मिलने की मांग की गई थी। अभिसार ने अलेक्जेंडर के सामने समर्पण कर दिया, लेकिन पौरवा राज्य का राजा पोरस इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं था। पोरस के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन ग्रीक सोर्सेस से ये साफ है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। वो मशहूर योद्धा था, बहादुर, मजबूत और लगभग 7 फुट लंबा। उसकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ उसकी बुद्धि भी उतनी ही प्रभावशाली थी। उसे एक समझदार, चालाक और सम्मानित नेता के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अलेक्जेंडर की मांग के जवाब में पोरस ने कहा कि उसे वो अपनी सीमा पर ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपनी सेना के साथ। चैलेंज से कभी पीछे न हटने वाला अलेक्जेंडर मॉनसून के दौरान लगभग 30 से 40 हज़ार इन्फेंट्री, 7,000 कैवलरी और 5,000 तक्षशिलियन एलिस के साथ झेलम नदी की तरफ मार्च करता है। वहां पहुंचकर अलेक्जेंडर की आर्मी के सामने नदी के दूसरे किनारे पर पौरवा सेना खड़ी थी। 35,000 इन्फेंट्री, 4,000 कैवलरी, 300 रथ और लगभग 130 हाथी। उनके आगे एक विशाल हाथी पर सवार था खुद राजा पोरस। पोरस ने बैटलफील्ड समझदारी से चुना था। झेलम नदी चौड़ी और तेज फ्लो वाली थी, इसलिए अगर पार करने के दौरान लड़ाई होती, जैसे अलेक्जेंडर ने ग्रेनिकस नदी की लड़ाई में किया था, तो उसे पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसके अलावा उसने अपने हाथियों को बैटल लाइन के सामने तैनात कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उनकी मौजूदगी अलेक्जेंडर के घोड़ों को डरा देगी और क्रॉसिंग और मुश्किल बना देगी। वक्त भी पोरस के पक्ष में था। अभिसार, जो पहले अलेक्जेंडर के सामने झुक चुका था, उसने पोरस को रीइंफोर्समेंट भेजने का वादा भी कर दिया था। अलेक्जेंडर को जल्द जीत चाहिए थी, लेकिन सीधा हमला करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे एक ज़्यादा चालाक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत थी। अलेक्जेंडर ने अपना कैंप पोरस के सेना के सामने लगाया और फॉरेजिंग पार्टीज भेजनी शुरू कर दी। इसके बदले में पोरस ने भी अपने स्काउट्स भेजे, पर यह सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे पोरस को यकीन हो गया था कि अलेक्जेंडर मॉनसून खत्म होने का इंतज़ार करेगा। यही वो बात थी जिसका अलेक्जेंडर इंतज़ार कर रहा था। उसने पहले ही एक क्रॉसिंग पॉइंट चुन लिया था,
जो कैंप से लगभग 18 मील ऊपर था और घने जंगलों से घिरा हुआ। तैयारी पूरी हो चुकी थी और पोरस झूठी सुरक्षा की भावना में आ चुका था। अब अलेक्जेंडर ने अपनी चाल चल दी। उसने कैंप फायर्स जलते रहने का हुक्म दिया, अपने टेंट के बाहर रेगुलर गार्ड्स तैनात रखे और एक कंपेनियन को अपने जैसे कपड़े पहनाकर अपने बॉडी डबल के रूप में छोड़ दिया। फिर रात के अंधेरे में वो 6000 इन्फेंट्री, जिनमें आर्चर्स भी शामिल थे, और 5000 कैवलरी के साथ चुपचाप क्रॉसिंग पॉइंट की तरफ निकल गया। अलेक्जेंडर की फेंट मूवमेंट्स की वजह से पोरस की सेना ने किसी भी मूवमेंट को गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच क्रेटेरस को कैंप में बची हुई अधिकतर सेना की कमांड दी गई। मेलेगर और उसके साथी कैंप और क्रॉसिंग पॉइंट के बीच तैनात थे। इनिशियल स्ट्रेटेजी ये थी कि क्रेटेरस की फोर्स पूरी सेना के कैंप में मौजूद होने का इल्यूजन बनाए रखे। मेलेगर क्रॉसिंग का झूठा डर दिखाकर और डिस्ट्रैक्शन पैदा करे, जबकि अलेक्जेंडर असली क्रॉसिंग चुपके से करे और पोरस की सेना को सरप्राइज कर दे, ताकि हाथियों को अपनी तरफ खींचा जा सके। उसके बाद क्रेटेरस भी क्रॉसिंग करता और पोरस की सेना को दो तरफ से घेर लेता, जबकि मेलेगर मौका मिलते ही लड़ाई में शामिल हो जाता। सब वैसा ही हो रहा था जैसा सोचा गया था। उसकी सेना ने नदी को तय की गई जगह से पार किया, लेकिन जब तक उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर कदम रखा, सुबह होने वाली थी। इससे पहले कि अलेक्जेंडर की फोर्स ठीक से असेंबल हो पाती, पोरस के स्काउट्स ने उन्हें देख लिया। भले ही अलेक्जेंडर के पिछले मूव की वजह से वो बिना किसी रुकावट के नदी पार कर पाए, पर उसका प्लान सरप्राइज एलिमेंट पर टिका था और वो एडवांटेज अब हाथ से निकल चुका था। अब अलेक्जेंडर को अपनी पूरी सेना के सिर्फ 1/4 हिस्से से पोरस की सेना का सामना करना था। पोरस ने तुरंत अपने बेटे की कमांड में 2000 कैवलरी और 120 चैरियट्स अलेक्जेंडर को रोकने भेज दिए, ताकि पोरस की आर्मी को तैयार होने का टाइम मिल सके। लड़ाई में फॉर्चुनेटली अलेक्जेंडर के सिपाहियों ने जल्द ही अपर हैंड हासिल कर लिया। लगभग 400 लोग मारे गए, जिनमें पोरस का बेटा भी शामिल था, और बाकी वापस मुख्य सेना की तरफ भाग गए। फिर भी उन्होंने अलेक्जेंडर को इतनी देर तक रोक लिया कि पोरस अपनी तैयारी पूरी कर सके। क्रेटेरस की क्रॉसिंग को रोकने के लिए एक छोटा फोर्स छोड़कर पोरस अपनी मुख्य सेना के साथ अलेक्जेंडर की तरफ मुड़ गया। अलेक्जेंडर जानता था कि हाथी उसकी सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे, इसलिए उसने उनका मुकाबला करने के लिए एक खास स्ट्रेटेजी बनाई। मैसेडोनियन फैलेंक्स नदी पार करके कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने अटैक शुरू किया। उसने 1000 हॉर्स आर्चर्स को पोरस के लेफ्ट फ्लैंक पर भेजा। ठीक जैसे अलेक्जेंडर ने प्लान किया था, पोरस ने अपने लेफ्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए राइट साइड से अपनी कैवलरी लेफ्ट भेज दी। अब अलेक्जेंडर के जनरल कोइनस ने अपना मूव किया। उसने दुश्मन आर्मी के राइट साइड को फ्लैंक किया और घूमकर पोरस की कैवलरी पर पीछे से अटैक कर दिया। दो तरफ से अटैक होने पर पौरवा कैवलरी जल्द ही टूट गई और बचने के लिए सेंटर में मौजूद हाथियों की तरफ भागने लगी। इस बीच अलेक्जेंडर के फैलेंक्स ने इंडियन सेंटर को घेर लिया और इन्फेंट्री, हाथियों और भागती हुई कैवलरी पर अटैक कर दिया। अलेक्जेंडर और उसकी कैवलरी सेंटर के साइड्स और पीछे से अटैक करते रहे, जब तक कि पोरस की आर्मी पूरी तरह घिर नहीं गई। आगे से फैलेंक्स पुश कर रहा था, पीछे से अलेक्जेंडर और उसकी कैवलरी, और बीच में डर के मारे हाथी यहाँ वहाँ भाग रहे थे। इतने भयानक प्रेशर में पोरस के आदमी धीरे धीरे टूटने लगे और अलेक्जेंडर की कैवलरी के बीच के गैप से भागने लगे। बैटल के इस पॉइंट तक क्रेटेरस और मेलेगर भी अपनी सेना के साथ नदी पार कर चुके थे और भागती हुई सेना का पीछा कर रहे थे। कई पौरवा सिपाही भी भाग गए थे।
लेकिन कुछ अब भी लड़ रहे थे। उनमें पोरस भी शामिल था। अपने पर्सनल गार्ड्स से घिरा हुआ पोरस बहादुरी से लड़ता रहा। वो अपने हाथी के ऊपर से भाले फेंकता रहा और तब तक लड़ता रहा जब तक उसके सिपाही लड़ते रहे। लेकिन लड़ाई में उसे कई बार चोट लगी। एक समय तो खून ज्यादा बहने की वजह से वो बेहोश होने वाला था और आखिरकार उसके लोगों ने उसे पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि बैटल अब साफ तौर पर हारी जा चुकी थी। अलेक्जेंडर पोरस की हिम्मत और दृढ़ता से बहुत प्रभावित था। उसने लोगों को उसके पीछे भेजा और उसे सरेंडर करने पर मजबूर किया। पोरस बहुत बुरी तरह घायल था, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उसके पास कितनी चॉइसेस बची थी। फिर भी उसने खुद को अलेक्जेंडर के हवाले कर दिया और उसे अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। पोरस को सामने देखकर जब अलेक्जेंडर ने पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पोरस ने मशहूर वो जवाब दिया, मेरे साथ एक राजा की तरह ही व्यवहार करो। उसकी यह मांग मान ली गई। अलेक्जेंडर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया और उसे अलेक्जेंडर के अधीन एक वैसल राजा के तौर पर राज करने के लिए दिया गया। बाद में अलेक्जेंडर ने उसे और भी जमीन दे दी ताकि वो उस पर शासन कर सके। झेलम नदी की लड़ाई अलेक्जेंडर की सबसे महान मिलिट्री अचीवमेंट्स में से एक मानी जाती है। इसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, फेंट्स और लॉजिस्टिक्स पर उसकी पकड़ साफ नजर आती है। उसने रात के अंधेरे में 1000 से ज्यादा सिपाहियों को बिना पकड़े गए नदी पार करवा दी। जब ओरिजिनल प्लान फेल हो गया, तब भी अलेक्जेंडर ने प्रेशर के अंदर तुरंत एक विनिंग स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी काबिलियत दिखाई। अरियन के मुताबिक अलेक्जेंडर ने 310 और पोरस ने 23,000 लोगों का नुकसान उठाया था। डियोड्रस के हिसाब से अलेक्जेंडर के 1000 से ज्यादा सिपाही और पोरस के 12,000 मारे गए और 9,000 कैप्चर किए गए। सोर्सेज में डिस्क्राइब की गई अफरा तफरी, खासकर हाथियों की भूमिका को देखते हुए, अधिकतर मॉडर्न हिस्टोरियंस डियोड्रस के नंबर्स को ज्यादा रियलिस्टिक मानते हैं। अलेक्जेंडर के नुकसान में उसका मशहूर घोड़ा बूसाफेलस भी शामिल था। बूसाफेलस बचपन से अलेक्जेंडर का साथी था। कई कैंपेन्स और बैटल्स में उसने अलेक्जेंडर का साथ दिया था। उसकी मौत ने अलेक्जेंडर को गहरा सदमा दिया और उसने उसकी याद में बूसाफेला नाम का एक शहर भी बसाया। यहाँ एक मशहूर मिथ का जिक्र करना जरूरी है कि अलेक्जेंडर असल में झेलम की लड़ाई पोरस से हार गया था। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि बूसाफेलस की मौत हुई, पोरस को राजा बनाए रखा गया और बैटल के सिर्फ ग्रीक सोर्सेज ही मौजूद हैं, इसलिए अलेक्जेंडर नहीं जीता। वो जस्टिन और अलेक्जेंडर रोमांस का भी हवाला देते हैं, जहां कहा गया है कि अलेक्जेंडर और पोरस ने बैटलफील्ड पर आमने सामने डुअल किया था और पोरस ने बूसाफेलस को मार दिया था। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी कमज़ोर हैं। जस्टिन की रिलायबिलिटी पर पहले से सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि उसका काम एक पुराने और ज़्यादा डिटेल्ड अकाउंट का समरी वर्जन था और उसकी एक्यूरेसी बहुत इनकंसिस्टेंट है। अलेक्जेंडर रोमांस तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कुछ हिस्सों की जड़ हिस्टोरिकल सोर्सेज में है, लेकिन सदियों तक अलग अलग संस्कृतियों ने उसे मॉडिफाई किया और आखिर में वो हिस्ट्री से ज़्यादा एक मिथ या फेरी टेल जैसा बन गए। उदाहरण के लिए अलेक्जेंडर रोमांस दावा करता है कि बूसाफेलस इंसान खाने वाला घोड़ा था। अलेक्जेंडर ने झेलम में 24,000 मेटल एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया था और पोरस ने जादूगरों को बैटलफील्ड में उतारा था। इसलिए हैरानी की बात नहीं कि हिस्टोरियंस इस टेक्स्ट को लार्जली अनरिलायबल मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिन और अलेक्जेंडर रोमांस दोनों डुएल का जिक्र करते हैं, लेकिन दोनों ही बैटल को अलेक्जेंडर की जीत बताते हैं। दोनों ये भी कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने पोरस को लड़ाई में मार दिया था, जो कि गलत बात है
और अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। बाकी दावे भी आसानी से गलत साबित किए जा सकते हैं। ये सच है कि बैटल की सिर्फ ग्रीक और अलेक्जेंडर रोमेंस जैसे सोर्सेज ही बचे हैं, लेकिन सभी एक मत हैं कि अलेक्जेंडर जीता था। कंपैरिजन के लिए हमारे पास ग्रेनिकस की लड़ाई के कोई पर्शियन सोर्सेज नहीं हैं, लेकिन सोर्सेज का ना होना इस बात का प्रूफ नहीं है कि लड़ाई हारी गई थी। अलेक्जेंडर का पोरस को किंग बनाए रखना उसके पुराने बिहेवियर से मैच करता है, जहां वो पकड़े गए रूलर्स और नोबिलिटी को छोड़ देता था। मिथेरिनीज, मैजियस, एरास्मीस सब ऐसे लोग के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ाई लड़ी पर बाद में सरेंडर किया, और उन्हें या तो उनकी पुरानी पोजीशंस पर या फिर प्रोमोटेड पोजीशंस पर रखा गया। रही बात बुसाफेलिस की मौत की, तो वो सिर्फ इतना दिखाती है कि बैटल कितनी कठिन थी, उससे जंग का नतीजा तय नहीं होता। झेलम के बाद भी अलेक्जेंडर का इंडियन कैंपेन नहीं रुका, वो और अंदर तक बढ़ा, जो उसकी जीत का एक और सबूत है। पोरस हर तरह से एक प्रतिभाशाली शासक और बहादुर योद्धा था। उसकी असली अचीवमेंट्स ही उसने सम्मान और प्रशंसा के लायक बनाती हैं, बिना किसी अतिशयोक्ति के। पर यह दावा करना कि अलेक्जेंडर पोरस से हारा था, किसी भी एकेडमिक हिस्टोरियन या क्लासिसिस्ट द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता। बैटल के बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ा। कई लोकल राजाओं ने सरेंडर किया, जिनमें अभिसार भी शामिल था। अलेक्जेंडर ने उसकी काफ़ी ज़मीन पोरस को रूल करने के लिए दे दी। अधिकतर लोकल लोगों ने भी अलेक्जेंडर के सामने समर्पण कर दिया। इस नदी के पार अलेक्जेंडर ने नंदा एम्पायर जैसे राज्यों के बारे में सुना था, जिनके पास उपजाऊ ज़मीन, विशाल आबादी और बहुत बड़ी सेनाएं थी। यह उसके कैंपेन के अगले फेज का टारगेट बनने वाला था। उसे चेतावनी दी गई थी कि इन राज्यों के पास लाखों सिपाही और हजारों हाथी हैं। फिर भी अलेक्जेंडर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था और उसे भरोसा था कि वो और उसकी सेना उन्हें हरा सकती है। लेकिन अलेक्जेंडर ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपनी सेना के मूड को गलत समझा। जब वो ब्यास नदी तक पहुंचे तो उसकी सेना ने बगावत कर दी और आगे मार्च करने से इनकार कर दिया। ये पहली बार नहीं था जब अलेक्जेंडर की मिलिट्री थकी हुई थी। डेरियस की मौत के बाद भी ऐसी चिंता सामने आई थी, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने सीधा मना कर दिया था। अलेक्जेंडर ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि नंदा एम्पायर की मिलिट्री के बारे में जो अफवाहें सुनी गई हैं वो जरूर बढ़ा चढ़ाकर कही गई होंगी। उसने उन सब राज्यों की लिस्ट गिनाई जिन्होंने उसने और उसकी सेना ने जीता था, और अपने आदमियों से एशिया को पूरी तरह जीतने की अपनी महान स्ट्रेटेजी पूरी करने के लिए आगे बढ़ने की गुजारिश की। इस मौके पर वो अपनी स्पीच देते हुए कहता है, महान होते हैं उन लोगों के काम जो मेहनत और खतरे का सामना करते हैं। बहादुरी की जिंदगी जीना और अमर यश छोड़कर मरना सबसे बड़ा सुख है। उसकी स्पीच के जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अलेक्जेंडर ने कहा कि जो भी अपनी बात रखना चाहता है खुलकर बोले। फिर भी कोई नहीं बोला। अलेक्जेंडर को उसकी सेना हमेशा प्यार करती थी, लेकिन क्लेटस और कैलिस्थीनीज का अंजाम जो उसके खिलाफ बोले थे शायद अभी भी सबके दिमाग में ताज़ा था। अलेक्जेंडर गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं अकेला ही आगे बढ़ता रहूँगा। मुझे नदियों, जंगली जानवरों और उन कौमों के सामने छोड़ दो जिनके नाम से तुम डरते हो। मैं तुम्हारे बिना भी अपने साथी ढूंढ लूँगा। तुम वापस घर जाओ, अपने राजा को छोड़कर विजयी बनकर लौट जाओ। मैं यहाँ या तो वो जीत हासिल करूँगा जिस पर तुम्हें भरोसा नहीं, या फिर सम्मानजनक मौत पाऊँगा। ये सुनकर कई सिपाही रो पड़े, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार कोइनस
जो अलेक्जेंडर के सबसे बेहतरीन जनरल्स में से एक था और झेलम में खुद को साबित कर चुका था, सिपाहियों की तरफ से बोलने के लिए आगे आया। उसने पहले अलेक्जेंडर को यकीन दिलाते हुए कहा, हम वहां जाएंगे जहां आप हुक्म देंगे, लड़ेंगे, खतरा उठाएंगे और अपने खून की कीमत पर आपका नाम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। अगर आप जिद करेंगे तो हम बिना हथियार, बिना कपड़ों और थके हुए होने के बावजूद भी आपके पीछे चलेंगे। लेकिन फिर उसने एक कड़वी सच्चाई रखी। कई सालों के कैंपेन के बाद उनके आर्मर और वेपन्स टूट फूट चुके थे। बहुत से सिपाही अपनी फाइटिंग प्राइम से बाहर निकल चुके थे। हजारों साथी सालों में मर चुके थे, कुछ बैटल्स में, कुछ बीमारियों से, कुछ मौसम या जंगली जानवरों की वजह से। कोइनस ने कहा कि जो लोग बचे हैं उन्हें घर लौटकर अपनी मेहनत की कमाई हुई शान और दौलत का आनंद लेने का अधिकार कमा लिया है। कोइनस ने अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहा कि अलेक्जेंडर पहले ही इटर्नल ग्लोरी जीत चुका है और अगर वो एक ऐसी आर्मी के साथ आगे बढ़ता है जो कमज़ोर हो रही है तो वो सब कुछ खोने का रिस्क उठा रहा है। उसने समझाया कि अलेक्जेंडर के लिए मैसेडोनिया लौटना, अपने आदमियों को रेस्ट देना और फिर एक नई आर्मी के साथ नया कैंपेन शुरू करना ज़्यादा समझदारी होगी। कोइनस की स्पीच पर सिपाहियों ने जोरदार तालियां और नारे लगाए। अलेक्जेंडर गुस्से से भर गया। उसने सबको डिसमिस किया और गुस्से में अपने टेंट में चला गया। कुछ दिन बाद जब ये साफ हो गया कि सिपाही अपना फैसला नहीं बदलेंगे, अलेक्जेंडर टेंट से बाहर निकला और घोषणा करते हुए कहता है कि यह देवताओं का स्पष्ट संदेश है और इसी वजह से वो सेना को घर ले जाएगा। ये स्पष्ट रूप से अलेक्जेंडर की इज्जत बचाने की कोशिश थी ताकि वो सिपाहियों की मांग मान ले बिना अपनी हार स्वीकार किए। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। सिपाही खुशी से झूम उठे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अलेक्जेंडर की तारीफ की और फिर से उसके साथ मेल मिलाप कर लिया। अपने कैंपेन की सीमा को यादगार बनाने के लिए अलेक्जेंडर ने 12 बड़े ऑल्टर्स बनवाने का हुक्म दिया, हर एक ओलंपियन गॉड के लिए। 10 साल पहले ग्रीस से शुरू हुआ अलेक्जेंडर का महान कैंपेन आखिरकार पंजाब के ब्यास रिवर पर आकर अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया।